Hello. So today we are going to start with the topic of normocytic anemia. As the name suggests, normo मतलब नॉर्मल, सिटिक मतलब सेल्स. तो इस केस में जो हमारे पास RBCs होंगे दे वुड बी नॉर्मल इन साइज. तो लेट्स राइट द पॉइंट, नॉर्मल इन साइज. और हमने पढ़ा है, जस्ट अ मिनट, नॉर्मल साइज RBCs होंगे. एंड हमने पढ़ा है कि जो नॉर्मल साइज़ होता है वो MCV कितना हुआ, इन बिटवीन 80 to 100. ठीक है, सॉरी. So in the normocytic anemia, the patient has anemia with MCV in this range. उसके बाद दो वजह हो सकती है नॉर्मोसिटिक एनीमिया की. सबसे पहला रीज़न है या तो हमारे पास जो RBCs हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और दूसरा रीज़न ये है कि वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है, सो इट कुड आइदर बी ड्यू टू पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन और it could be due to अंडर प्रोडक्शन. और दोनों के ही आगे अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं. ठीक है, और ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पास क्या कहते हैं एनीमिया है वो अंडर प्रोडक्शन की वजह से है. मतलब हमारा जो बोन मैरो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, या फिर हीमोलिसिस हो रही है. बेसिकली पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन मीन्स हीमोलिसिस. RBCs डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, and whenever RBCs are destroyed it's called hemolysis. Hemo means blood, lysis means lytic, तोड़ना. तो ये चीज़ हम रेटिकुलोसाइट काउंट के बेसिस पे बता सकते हैं, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ओके, so when we talk about peripheral destruction, it means hemolysis. वो दो तरह की हो सकती है, या तो एक्स्ट्रावैस्कुलर या तो इंट्रावैस्कुलर. और दोनों के ही अपने अपने केस आ जाते हैं. ठीक है, जिसको अब थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. उससे पहले ये पढ़ते हैं कि जो हमारे पास पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन और अंडर प्रोडक्शन है, इनके बीच में हम रेटिकुलोसाइट के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो रेटिकुलोसाइट होता क्या है और हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली रेटिकुलोसाइट क्या होते हैं, दे आर यंग RBCs. हमें पता है कि एक जो RBC होता है वो हमारे पास 120 डेज़ का उसका लाइफ स्पैन होता है, और उसके बाद वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसके बाद न्यू RBC बनता है. तो न्यू RBCs का एक बनने का भी प्रोसेस होता है, और जो मैच्योर RBC बनता है ना, उससे जस्ट पहले वाली जो स्टेज होती है वो रेटिकुलोसाइट की स्टेज होती है. तो हम रेटिकुलोसाइट को क्या कहते हैं कि दे आर द यंग RBCs विच आर रिलीज फ्रॉम द बोन मैरो. ठीक है, और हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये कई बार ब्लड स्मीयर में लिखा आ सकता है, फिर हमें पिक्चर में लाइक आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है कि ब्लड स्मीयर पे वी कैन सी देम एज लार्ज सेल्स जिनका ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म होता है. थोड़े से ये ब्लूइश कलर के होते हैं. एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस ब्लू कलर इज़ कि इसमें कई बार RNA बच जाता है. अब RBC हमें पता है कि जब ये मैच्योर RBC है, दिस इज़ मैच्योर RBC एंड सपोज दिस इज़ रेटिकुलोसाइट. ओके, तो हमें पता है कि पहले RBC के अंदर न्यूक्लियस होता है, पर जैसे जैसे वो डेवलप करता है तो उसका जो न्यूक्लियस यानी जो उसका जेनेटिक मटेरियल है इट इज़ लॉस्ट,
और मैच्योर आरबीसी के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जब ये जो प्रोसेस होता है जिसमें इसका जो सेंट्रल पार्ट है, जो हमारा डीएनए है या न्यूक्लियस है, वो ख़त्म हो रहा है, कई बार क्या होता है उसके कुछ रेजिड्यूज़ रह जाते हैं, ठीक है। तो वो जो रेजिड्यूज़ होते हैं ना, उसकी वजह से ब्लूइश कलर का जो है हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। Okay, so this blue cytoplasm is due to residual RNA। अब नॉर्मली जो है हम कहते हैं कि रेटिकुलोसाइट काउंट कितना रहता है, 1 to 2%, बिकॉज आफ्टर every 120 days new RBCs are formed and roughly each day roughly 1 to 2 RBCs are removed from the circulation। तो मतलब जितने रिमूव हुए फिर उसके बाद उतने ही बनेंगे ना, तो 1 to 2% इसकी हम नॉर्मल वैल्यू कंसीडर करते हैं। अब इसमें हमने कहा कि हमें पता लगता है बाय लुकिंग एट द रेटिकुलोसाइट काउंट कि या तो हीमोलिसिस हुई है या फिर अंडर प्रोडक्शन है। कैसे पता लगेगा? अगर रेटिकुलोसाइट काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बुक में अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, पर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में या फिर हम ऐसा कहें कि जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ली जाती है वो यही है कि अगर ये मोर देन 3% है, नॉट आरबीसी काउंट बट एक्चुअली करेक्टेड आरबीसी काउंट, आई विल टेल यू लेटर व्हाट इट इज़। अगर ये मोर देन 3% है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास मैरो अच्छे से काम कर रही है, बोन मैरो अच्छे से काम कर रही है और अच्छे से सेल्स को प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन वो सेल्स बाहर जाके डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, मतलब हीमोलिसिस है, ठीक है। एंड देयर इज गुड मैरो प्रोडक्शन, गुड मैरो रिस्पॉन्स। और अगर यही काउंट लेस देन 3% है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो मैरो है वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, इट्स पुअर मैरो रिस्पॉन्स। और जो प्रॉब्लम है वो किसी डिस्ट्रक्शन की वजह से नहीं है, बल्कि वो अंडर प्रोडक्शन की वजह से। बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा लगता है, दोबारा से। 2 वजह हो सकती है कि नॉर्मोसिटिक एनीमिया हो, ठीक है। पहला रीज़न ये है कि हमारे आरबीसीज बन ही नहीं रहे हैं, जिसे हम कहते हैं अंडर प्रोडक्शन। कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। तो अगर बोन मैरो में प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं सेल्स, तो हम उसे क्या कहेंगे? अंडर प्रोडक्शन। सो वुड इट बी अ गुड मैरो रिस्पॉन्स और बैड? ऑफ कोर्स बैड। सेकेंड कुड बी कि ये आरबीसीज अच्छे खासे बन रहे हैं, इसका मतलब देयर इज़ अ गुड मैरो रिस्पॉन्स, ठीक है। मैरो अच्छे से काम कर रही है, वो प्रॉपरली सेल्स प्रोड्यूस कर रही है, बट जब ये सेल्स बाहर पहुंच रहे हैं, या तो बाहर पहुंच रहे हैं या फिर बन जा रहे हैं, बनने के बाद अंदर ही 2 रीजन्स हो सकते हैं, या तो बाहर पहुंच के ख़राब हो रहे हैं या फिर अंदर ही ख़राब हो रहे हैं। तो इन एनी केस वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, मतलब आरबीसीज तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, देयर इज़ अ गुड मैरो रिस्पॉन्स, पर वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे हीमोलिसिस, ठीक है। तो अगर हमारा रेटिकुलोसाइट काउंट मोर देन 3% है, मतलब कि मैरो अच्छे से प्रोड्यूस कर रही है लेकिन बाहर जाके वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। पर अगर ये लेस देन 3% है, इसका मतलब मैरो में कुछ दिक्कत है और वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है। सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट। अब प्रॉब्लम ये रहती है कि जब बंदे को एनीमिया होता है ना, जब किसी को एनीमिया होता है ना, तो उसके आरबीसीज कम हो जाते हैं। तो समटाइम्स इट हैपन्स कि जो हमारा रेटिकुलोसाइट काउंट होता है वो वैसे तो नॉर्मल ही होता है, पर आरबीसीज के कम होने की वजह से ना इट ऑल्सो फॉल्सली डिक्रीज, ठीक है। इसको एक क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के उसमें समझते हैं कि एक पेशेंट है, एक नॉर्मल बंदा है,
जिसे कोई एनीमिया नहीं है, और एक हमारे पास एनीमिक पेशेंट आया है, ठीक है। जो नॉर्मल पेशेंट है, फॉर एग्जांपल उसकी बॉडी में 100 आरबीसीज हैं फॉर एग्जांपल, और उसकी बॉडी में रेटिकुलोसाइट कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो ओवरऑल परसेंटेज कितनी आई, 2% आई, ठीक है। पर एनीमिक पेशेंट में क्या होगा, रेटिकुलोसाइट तो उतने ही रहते हैं, मतलब जो इमेच्योर आरबीसीज हैं वो तो उतने ही हैं, यंग आरबीसीज उतने ही हैं, बट मैच्योर आरबीसीज क्या है, कम है, मैच्योर आरबीसीज कम हो जाते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल अब ये 48 रह गए, ठीक है, या 50 लगा लो, 50 रह गए, बट रेटिकुलोसाइट काउंट तो 2 ही है, मतलब ये तो नॉर्मल ही है ना, आरबीसीज कम हो गए। तो कई बार ऐसी सिनेरियो में क्या होता है ना कि परसेंटेज फॉल्सली होनी तो ये कम चाहिए थी, पर ये अपने आप को ज़्यादा दिखाती है। मतलब जब तुम लैब टेस्ट करोगे ना तो उसमें तुम्हें परसेंटेज ज़्यादा दिखाई देगी, तो इसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी हमारे पास अगर एनीमिक पेशेंट का केस है और हमारे पास उसका रेटिकुलोसाइट काउंट कुछ भी परसेंटेज में दे रखा है, हमने उसको कंसीडर नहीं करना है, हमने उसको करेक्ट करना है, ठीक है। जो हमारे पास रेटिकुलोसाइट काउंट दिया जाएगा वो सही नहीं होता है एनीमिक पेशेंट्स में, ज़्यादातर क्या हमेशा ही जो भी ये रेटिकुलोसाइट काउंट की परसेंटेज होती है वो गलत दी जाती है, क्योंकि वो बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि इन स्पाइट सेम प्रोडक्शन ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट either in a normal person or in an anemic patient, the fact due to which RBCs are decreased, the percentage of reticulocyte count increases falsely. So how do we correct it? जो हमारे पास दे रखी है काउंट उसको लेके हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हेमाटोक्रिट है पेशेंट का डिवाइडेड बाय 45 क्या होता है, 45% हम एक जनरल वैल्यू ले लेते हैं नॉर्मल हेमाटोक्रिट की, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में बताया था। सो दिस इज़ द फॉर्मूला वी यूज़ टू रेक्टिफाई द इनकरेक्ट आरसी काउंट। हमारे केस में क्या है, हमारे केस में हमारे पेशेंट का कितना आ रहा था काउंट, 4%, और उसका हेमाटोक्रिट क्या है, हम कंसीडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कि वो अगर 23% है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 45, दिस वुड बी परसेंटेज। सो इट वुड बी रफली 2%। तो इसका मतलब है 2% हमारा करेक्टेड आरबीसी काउंट आया है, रेटिकुलोसाइट काउंट सॉरी आया हुआ है, ठीक है। तो अभी 2% मोर देन 3% है कि लेस देन 3% है, लेस देन 3% है, 3% से कम हुआ ना 2% तो इसका मतलब इस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है, बोन मैरो रिस्पॉन्स बेकार है, प्रोडक्शन ख़राब है, प्रोडक्शन कम है, ठीक है। सो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन थी किसकी, नॉर्मोसिटिक एनीमिया की। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की जो है पेरिफेरल आरबीसी डिस्ट्रक्शन। जिसे हम कहते हैं हीमोलिसिस। ये 2 तरह की होती है,
एक्स्ट्रावैस्कुलर एंड इंट्रावैस्कुलर। ठीक है, दोनों की ही वजह से एनीमिया हो सकता है। ठीक है, क्योंकि चाहे बाहर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं आरबीसीज, चाहे अंदर हो रहे हैं, किसी भी वजह से हमारे पास क्या होगा, आरबीसीज कम होंगे। और अगर आरबीसी कम होंगे तो क्या होगा, एनीमिया। ठीक है, सो इन एनी केस द रिजल्ट वुड बी एनीमिया, पर दोनों में डिफरेंस है। एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन है वो बाहर होता है, ब्लड वेसल्स में नहीं होगा, बाहर होगा। बाहर कहाँ होता है, इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। जिसे हम कहते हैं लीवर में, स्प्लीन में। ठीक है, और लीवर, स्प्लीन या फिर लिम्फ नोड्स में। और यहाँ पे कौन करता है आरबीसीज को डिस्ट्रॉय, जब हम कहते हैं ना स्प्लीन में आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं, या फिर कई बार लीवर में या लिम्फ नोड्स में, तो कौन करता है, मैक्रोफेजेस। ओके, सो कंसेप्ट हियर इज कि हमारे पास जो आरबीसी है जब वो टूटेगा तो वो हीमोग्लोबिन में टूटता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। और हीम क्या होता है, आयरन प्लस प्रोटोपोरफायरिन। हमारे पास जो ग्लोबिन होता है ना, यू नो व्हाट इज़ ग्लोबिन, या ग्लोबिन चेन्स क्या होती हैं, प्रोटीन की चेन्स होती हैं। तो जब प्रोटीन टूटेगा तो वो क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड्स। हम ये क्या पढ़ रहे हैं कि जब हमारे पास आरबीसीज को तोड़ा जाता है, ठीक है, तो वो कैसे किस किस फॉर्म में टूटते हैं, हीमोग्लोबिन की फॉर्म में टूटते हैं। वो आगे कैसे कैसे टूटता है, वो ऐसे टूटता है। और फिर जो जिन प्रोडक्ट्स में टूटता है वो आगे बॉडी में कैसे यूज़ होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन में टूटता है, तो जो ग्लोबिन चेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमाइनो एसिड्स में। और जो हीम है वो किस में टूटता है, आयरन और प्रोटोपोरफायरिन में। जो आयरन होता है ना, आयरन हमारी बॉडी में रिसाइकल हो जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि आयरन इज रिसाइकल्ड इन द बॉडी। ग्लोबिन अमाइनो एसिड्स में टूट के बॉडी में काम आ जाते हैं। ठीक है, और जो प्रोटोपोरफायरिन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि प्रोटोपोरफायरिन किस में टूटता है, ये टूटता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ये टूटता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। और ये जो बिलीरुबिन होता है ना, ये हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसका हमने नाम पढ़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। उस एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है, जो एल्ब्यूमिन है वो इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के साथ बाइंड कर जाता है और इसको लेके जाता है लीवर में। इस पूरे को लेके जाता है ये लीवर में। और लीवर में क्या होता है, लीवर में इस बिलीरुबिन की कंजुगेशन होती है। और जब ये कंजुगेट कर जाता है तो उसके बाद इसको कहाँ डिलीवर करते हैं, बाइल में। फिर आगे बाइल से वो जो हमारे पास एक्सक्रीशन का प्रोसेस है उसमें चले जाता है। ठीक है, बट
हो क्या रहा है कि एक्स्ट्रावैस्कुलर में जो डिस्ट्रक्शन है वो बाहर हो रही है, वेसल में नहीं हो रही, लीवर, स्प्लीन या लिम्फ नोड्स में हो रही है। तो जब, क्योंकि मेजरली लीवर और लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में भी, इन सब में भी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इसमें कंसीडर करते हैं हम। तो क्या होता है कि स्प्लीन पे बहुत लोड पड़ जाता है। तो जब भी हम एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस की बात करते हैं, तो क्योंकि स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से स्प्लीन पे वर्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो उसकी वजह से स्प्लीन बड़ी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं स्प्लीनोमेगैली। ठीक है, तो एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस में हमें क्या देखने को मिलता है? स्प्लीनोमेगैली। दूसरा, क्योंकि इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है, तो इसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है पेशेंट को। क्या होता है जॉन्डिस में? भाई बिलीरुबिन डिपॉजिट्स, जिसकी वजह से शरीर पीला पड़ जाता है ना। तो बेसिकली अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की वजह से जॉन्डिस हो सकता है। तीसरी चीज़, अगर बिलीरुबिन कॉन्जुगेट हो भी गया लीवर में जाके, क्योंकि ओके सॉरी, आई हैड अ फ़ोन कॉल इन बिटवीन, सॉरी। सो बेसिकली व्हाट आई वाज टेलिंग कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है उसकी वजह से जॉन्डिस होता है, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है ना। हीमोलिसिस इज सिवियर, हीमोलिसिस इज सिवियर। एंड वाई हीमोलिसिस इज सिवियर? क्योंकि भाई हीमोलिसिस बहुत ज़्यादा हो रही है, आरबीसीज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। आरबीसीज ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने की वजह से हीमोग्लोबिन ज़्यादा बन रहा है, वो ज़्यादा बन रहा है, तो वो ज़्यादा टूट रहा है हीम और ग्लोबिन में, जिसकी वजह से प्रोटोपॉरफेरिन भी ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, अब जितने अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन थे, सारे के सारे तो कॉन्जुगेट नहीं हो जाएंगे ना, राइट। तो इसकी वजह से जॉन्डिस हो जाएगा। बट जितने कॉन्जुगेट होंगे वो नॉर्मल से ज़्यादा ही होंगे, और वो कहाँ जा रहे हैं? वो बाइल में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो सकते हैं। तो बहुत एक प्रोमिनेंट इसका क्या कहते हैं, लैब फाइंडिंग ये रहती है कि गॉल स्टोन्स का बहुत रिस्क होता है सिवियर एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस में। ठीक है, इसके अलावा मैरो पे भी बहुत लोड है। बोन मैरो अपनी तरफ से तो नॉर्मल आरबीसीज बना रही है, अपनी तरफ से बोन मैरो तो आरबीसीज बना रही है, लेकिन वो बाहर जाके डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो बॉडी के ओवरऑल बॉडी क्या बोन मैरो में अपना रिस्पॉन्स भेजेगी? क्या रिस्पॉन्स भेजेगी? कि भाई आरबीसीज बनाओ। क्योंकि हमारे पास बॉडी में आरबीसीज कम है। चाहे वो आरबीसीज बना रही है, पर ओवरऑल तो वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ना, तो ओवरऑल बॉडी में आरबीसीज कम हो रहे हैं। तो हमें क्या सिग्नल मिलेगा कि आरबीसीज बनाओ, तो मैरो पे भी लोड पड़ जाएगा। तो उसे कंपेंसेट करने के लिए वी विल सी मैरो हाइपरप्लेजिया। मैरो हाइपरप्लेजिया मतलब प्लेजिया क्या होता है? नंबर्स बढ़ रहे हैं, किसके? सेल नंबर बढ़ रहा है। हाइपर मतलब बढ़ना, हाइपोप्लेजिया जब सेल नंबर कम हो रहा है। तो मैरो हाइपरप्लेजिया दैट सेल्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोड बहुत है बोन मैरो पे, जैसे स्प्लीन पे है। और रेटिकुलोसाइट काउंट करेक्टेड मोर देन 3% होगा, क्योंकि अंडर प्रोडक्शन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि डिस्ट्रक्शन प्रॉब्लम है। सो ये कुछ खास लैब फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। किसमें? एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस में। रिवाइज करें, स्प्लीन पे बहुत लोड, स्प्लीन पे बहुत लोड पड़ता है। जस्ट अ मिनट।
स्प्लीन पे बहुत लोड पड़ता है तो उसकी वजह से स्प्लीनोमेगैली हो जाती है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की वजह से जॉन्डिस हो जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत जितना भी बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड करके कॉन्जुगेट होता है, फिर वो आगे जाके बाइल में पहुंचता है एक्सक्रीशन के लिए, उसकी वजह से गॉल स्टोन्स हो सकते हैं। क्योंकि मैरो पे बहुत लोड पड़ रहा है, ओवरऑल डिस्ट्रक्शन हो रही है आरबीसीज की, तो हमें और आरबीसीज नॉर्मल आरबीसीज बनाने हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, बोन मैरो पे लोड पड़ेगा, हाइपरप्लेशिया हो जाएगा। और क्योंकि ओवर प्रोडक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि डिस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, तो रेटिकुलोसाइट काउंट मोर देन 3% होगा करेक्टेड। समझ आया? इसमें मेन ये चीज़, ये प्रोसेस याद रखना है कि जब ये टूटता है तो ये क्या क्या बनाता है और वो बॉडी में कैसे कैसे यूज़ होता है, ठीक है। और ये दिक्कत करता है, ये तो चलो अमीनो एसिड्स यूज़ हो गया, आयरन रिसाइकल हो गया, दिक्कत कहाँ होती है, यहाँ पे जॉन्डिस, गॉल स्टोन्स, एनी अदर थिंग। इसके बाद बात करते हैं इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस की। अब इसमें क्या होता है ना, आरबीसीज मैरो के अंदर बने और यहीं पे डिस्ट्रॉय हो गए, अंदर ही टूट गए। जब ये अंदर ही टूटेंगे तो हीमोग्लोबिन कहाँ रिलीज़ होगा, अंदर। फिर इसको बाहर भेजा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा भाई, प्लाज्मा में, ठीक है। तो प्लाज्मा में जब हीमोग्लोबिन आएगा वो नॉर्मल से ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं काफ़ी हद तक। तो इसकी वजह से जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है उसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होती है ना कि ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन एक चीज़ के साथ बाइंड करता है और उसका नाम है हेप्टोग्लोबिन। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, हेप्टोग्लोबिन हमारे प्लाज्मा में बैठा रहता है कि हीमोग्लोबिन अगर आए तो मैं उसके साथ बाइंड करूं और उसको रिमूव करूं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन आया, ठीक है, हेप्टोग्लोबिन मॉलिक्यूल बैठा था, उसके साथ बाइंड किया और बाद में जाके इसको ये लेके गया डिस्ट्रक्शन साइट्स तक और वहाँ जाके आगे इसकी जो हमने पीछे प्रोसेस पढ़ा था सेम प्रोसेस, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि हेप्टोग्लोबिन भी अब इन्फिनाइट तो प्रेजेंट नहीं है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक काउंट होता है बॉडी में। ये थोड़ी है कि अगर ब्लड ज़रूरी है जीवित रहने के लिए, आरबीसीज चाहिए तो इन्फिनाइट ही होंगे, उसकी भी कोई एक रेंज है, उसकी प्रेजेंस की भी एक रेंज है। तो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा प्लाज्मा में होता है, जिसकी वजह से एक तो हमारे पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। दूसरा, कितने ही हेप्टोग्लोबिन होंगे, फॉर एग्जांपल अगर 10 प्रेजेंट थे और हीमोग्लोबिन 20 मॉलिक्यूल्स आए तो इसमें से 10 तो इसके साथ बाइंड कर गए और इसने आगे जाके डिस्ट्रॉय कर दिए, पर अभी भी तो 10 हीमोग्लोबिन पड़े और हेप्टोग्लोबिन 0 हो गए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सीरम में जो हेप्टोग्लोबिन है वो कम हो जाएगा, ठीक है, हेप्टोग्लोबिन कम हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, हेप्टोग्लोबिन लिमिटेड है, कितना ही बाइंड करेगा, जितना बाइंड करा 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 उसके बाद इसका नंबर कम हो जाएगा और हीमोग्लोबिन तो उतना ही है। तो इसकी वजह से दो कंडीशंस हो जाती हैं। सबसे पहली हीमोग्लोबिनीमिया, हीमोग्लोबिन नाम से ये हीमोग्लोबिन नीमिया, मतलब कि हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है किसमें, प्लाज्मा में। दूसरा, डिक्रीज्ड सीरम हेप्टोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन कम हो जाएगा। क्यों होगा वो मैंने बता दिया है। इसके बाद क्या होगा, अब जो बचा हुआ हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में है, फ्रीली घूम रहा है, तो भाई कहाँ जाएगा ये, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में से जब प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन होगी कहाँ होती है, किडनीज़ में, तो ये किडनीज़ में जाता है और किडनीज से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। तो क्योंकि ये ज़्यादा था
तो यूरिन में एक्सक्रीट आउट होगा, तो यूरिन में हीमोग्लोबिन देखने के चांसेस रहते हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। इसको हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन यूरिया, कि हीमोग्लोबिन यूरिन में बढ़ जाता है। 3 केसेस हो गए। चौथा क्या होता है कि जब ये हीमोग्लोबिन किडनीज में पहुंचता है तो किडनीज में फिल्टरेशन होती है। किसके थ्रू होती है? ट्यूब्यूलर सेल्स के थ्रू। किडनीज के अंदर होते हैं ट्यूब्यूलर सेल्स। इसके अंदर क्या होता है कि जब हीमोग्लोबिन इसके अंदर फिल्टर हो रहा होता है ना, तो हीमोग्लोबिन को ये सेल्स के अंदर तोड़ दिया जाता है इनटू आयरन, और आयरन कुछ ज़्यादा ही मात्रा में यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट। और किडनीज में आयरन कोई सेंस बना? दिक्कत करेगा ना। ऑफ कोर्स आयरन हमें किडनीज में चाहिए, कहीं से भी नहीं चाहिए। हमने कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ा है कि हमें आयरन बहुत कुछ खास मात्रा में किडनीज में चाहिए? उसका कोई खास योगदान नहीं है। तो आयरन अगर ज़्यादा रहेगा, मतलब एक्यूमुलेट हो जाएगा उस जगह पे, तो ये पता है क्या होता है? एक खतरनाक से कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन। और हीमोसिड्रिन की वजह से क्या होता है? द ट्यूबुलर सेल्स, दीज ट्यूबुलर सेल्स, दे आर shed during this process। और इस हीमोसिड्रिन, ये जो हीमोसिड्रिन बनता है, इसे हम कहते हैं हीमोसिड्रिन यूरिया। वाई यूरिया? क्योंकि किडनीज में हो रहा है। सो वी कॉल इट एज हीमोसिड्रिन यूरिया। ठीक है। तो मेजरली हमारे पास ये प्रोसेसेस होते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं तो वेन एवर RBC डिस्ट्रक्शन विच इज़ कॉल्ड हीमोलिसिस इट अकर्स, ओके, व्हाट हैपन्स इज हीमोग्लोबिन, RBCs are broken down into hemoglobin, right? These hemoglobins, when they are released, whenever they are released in plasma, they bind with the haptoglobin. It is a protein. Haptoglobin is a protein which is produced by liver, and this haptoglobin act as acute phase reactant protein. It binds with hemoglobin and aids its clearance from the body. This hemoglobin haptoglobin complex, it is taken to spleen where it is reprocessed. But because there is severe hemolysis, more destruction of RBCs occur. It means RBCs ज़्यादा डिस्ट्रॉय होंगे तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और हैप्टोग्लोबिन लिमिटेड है। जैसा मैंने बताया, अगर 20 हीमोग्लोबिन है और 10 हैप्टोग्लोबिन है तो 20 में से 10 तो बाइंड कर गए और रिमूव हो गए। अब जब 10 बाइंड करके चले गए तो हैप्टोग्लोबिन कितने रह गए? 0, और हीमोग्लोबिन कितना रह गया? 10। अब ओवरऑल क्या हो गया? हीमोग्लोबिन अभी भी ज़्यादा है और हैप्टोग्लोबिन कम हो गया। समझे? तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन नीमिया। हैप्टोग्लोबिन कम हो जाता है जिसे हम कहते हैं डिक्रीज हैप्टोग्लोबिन। और ये जो बढ़ जाता है ना, ये भाई साहब किडनी में चले जाते हैं तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं और यूरिन में हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। लास्ट चीज़ ये होती है कि किडनीज में जब ये हीमोग्लोबिन पहुंचता है तो ये आयरन में टूट जाता है और आयरन एक्यूमुलेट करके हीमोसिड्रिन बना लेता है और हीमोसिड्रिन यूरिया भी देखने को मिलता है। और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है हमें इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस में, नॉट इन एक्स्ट्रावेस्कुलर। और बिल्कुल ही अलग अलग इसके क्या कहते हैं, लैब फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है याद करने। सो आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए। हमें मेजरली एक्स्ट्रावेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस की याद करने थे कि क्या लैब फाइंडिंग्स रहते हैं, क्या डिफरेंस है मेजरली। मैं इसके एक शॉर्ट वीडियो और बनाऊंगी जिसमें मैं इनको समराइज़ करूंगी। इसके बाद अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि नॉर्मोसिटिक एनीमियाज विद प्रीडोमिनेंटली एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस जब हम बात करते हैं तो कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं जैसे कि हेरिडिटरी
स्फेरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया। और अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इंट्रावैस्कुलर जो होता है उसमें क्या होते हैं, तो उसमें हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आ जाता है G6PD डेफिशिएंसी। तो वो हम आगे केसेस में डिस्कस करेंगे और वो बहुत डिटेल्ड डिसऑर्डर्स हैं, तो लाइक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। थैंक यू।